Good morning, friend. Myself, MD Noor Islam from Provida Marketing Private Limited. आज का ये ऑडियो वर्जन द पावर ऑफ फोकस किताब के लिए है। इस वर्जन में आप पार्ट 2 को सुनेंगे, जो द पावर ऑफ फोकस का अध्याय 2 है। उसका पूरा विवरण आपको इसमें मिलेगा। पार्ट 1 भी है, उसको सुनने के लिए आप YouTube पे जाएं, सर्च करें, वो मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। द पावर ऑफ फोकस किताब, जो एक बहुत ही अच्छी किताब है, इसका भाग 2। ध्यान की रणनीति, ये कोई धोखा नहीं, सब कुछ फोकस पर निर्भर है। बड़ी और छोटी बातों के बीच अंतर करना सीखिए। अधिकांश लोग इस कारण अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि वे छोटी चीज़ों में बड़ा काम करते हैं। इसे कहा है जिम रॉन साहब ने। उद्यमी की उलझन, यहाँ से ये भाग 2 इस किताब का चालू होता है। यदि आपका अपना व्यवसाय है या भविष्य में शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उद्यमियों की उलझन से सावधान रहें। यदि आप प्रबंधन या किसी भी प्रकार की निगरानी की भूमिका में हैं तो इसे अपना सकते हैं। यहाँ वह स्थिति है, आपके पास एक नए उत्पाद को बेचने का या किसी अनोखे सेवा का जबरदस्त आइडिया है। आप किसी और की तुलना में इसे काफ़ी अच्छी तरह करने की चीज़ सामने देख रहे हैं और बेशक आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। शुरुआत में किसी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य नए ग्राहक ढूंढना और जो पहले से है उन्हें बनाए रखना होता है, तथा दूसरा ठीक ठाक मुनाफा कमाना होता है। शुरुआत में कई छोटे व्यावसायिक उद्यमों की पूंजी कम होती है। इसके चलते उद्यमी को काफ़ी कुछ करना पड़ता है। खासतौर पर पहले साल में दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आराम करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता। हालांकि सौदे करने, संभावित ग्राहकों से मिलने और उत्पाद या सेवा में सुधार करते हुए काफ़ी दिलचस्प समय बीतता है। जब बुनियाद मजबूत हो जाती है तो लोगों और व्यवस्था को स्थायित्व बनाने के लिए लगा दिया जाता है। धीरे धीरे उद्यमी रोजाना के काम और प्रशासनिक काम में ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। जो दिलचस्प व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ था वो रोजाना का एक रूटीन बन जाता है, जिसमें ज़्यादातर समय समस्या को दूर करने, लोगों की समस्याओं से जूझने, टैक्स की समस्याओं और पूरे महीने में कैश की अवाक बनाए रखने में बीतता है। क्या ये आपको सूना सूना सा लगता है? खैर, आप अकेले नहीं हैं। हमारे 109 वर्ष के इकट्ठा व्यावसायिक अनुभव में ये काफ़ी आम परिस्थिति है। ये उलझन और बढ़ जाती है क्योंकि अनेक उद्यमी नियंत्रक होते हैं। वे चीज़ों को छोड़ने, दूसरे लोगों को बोझ उठाने नहीं देते। काम का बंटवारा उनकी ताकत नहीं होता और इसमें कोई शक नहीं कि वे अपने व्यवसाय से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। वैसे भी उन्होंने इसे पैदा किया, पाला पोसा और आगे बढ़ाया। वे हर बात को विस्तार से जानते हैं और उनकी सोच के मुताबिक हर दिन के जरूरी काम को उनके जितना अच्छी तरह से कोई और नहीं कर सकता है। एक गजब की उलझन होती है। आपके सामने कई अवसर और बड़े बड़े सौदे होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि रोजाना के रूटीन में फंसे रहते हैं। ये खींच पैदा करता है, इसलिए आप सोचते हैं अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूं और समय के प्रबंधन का कोर्स कर लूं तो सारी चीज़ें कर सकता हूं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने से आपकी उलझन कम नहीं होगी। हमारी बात मानिए, हम ऐसी परिस्थिति में कई बार फंस चुके हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? ये रहा बस एक वाक्य में। आपको हर हफ्ते उस काम में सबसे ज़्यादा समय लगाना चाहिए जिसे आप सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं और दूसरों को वो करने दें जिन्हें वे सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। ये सारा संक्षेप है। उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिन्हें आप बेहतरीन ढंग से करते हैं और जिनसे आप असाधारण नतीजे प्राप्त करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो शायद तनाव को ज़्यादा बढ़ा लेंगे और आखिर में पस्त हो जाएंगे। ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। आप अगर उस काम को करें जिसे सबसे अच्छी तरह करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, आप उत्साह में रहते हैं और नए अवसरों के पीछे भागने के लिए आप मुक्त रहते हैं। लेकिन आप शायद ये सोचते हैं कि उन सारी चीज़ों से कैसे निपटें जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है। आप सही सोच रहे हैं, वे अपने आप गायब नहीं हो जाएंगी। इस अध्याय में आगे चलकर आपको विशेष रूप से यह पता चलेगा कि उन बंदरों से कैसे निपटें और अपनी पीठ से उन्हें कैसे उतारें। अपने स्वाभाविक प्रतिभा पर फोकस करें। इसे समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको समझाने के लिए चलिए रॉक एंड रोल म्यूजिक पर ध्यान लगाने वाली दुनिया पर एक नज़र डालते हैं।
द रोलिंग स्टोन्स रॉक एंड रोल बैंड के इतिहास में सबसे शानदार और अस्थायी नाम है। अब तक उनका कैरियर लगभग 50 वर्षों का हो चुका है। मिक जैगर एवं उनके 3 दोस्त अब 60 की उम्र के हैं और अब भी वे दुनिया भर में खचाखच भरे स्टेडियमों में कार्यक्रम पेश करने का आनंद लेते हैं। आपको बेशक उनका संगीत पसंद ना हो, लेकिन उनकी सफलता से इनकार करना कठिन है। चलिए इनके कंसर्ट की शुरुआत से पहले की तस्वीरों पर गौर करते हैं। स्टेज तैयार है। उस विशालकाय स्टेज को 200 से भी अधिक लोगों ने बनाया है, जिसकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत जितनी और लंबाई किसी फुटबॉल के मैदान के आधी है। पिछले जगह से यहाँ तक इसे लाने में 20 से अधिक छोटे टेलर लगे थे। एक से दूसरे शहर तक 2 निजी विमानों में महत्वपूर्ण लोग उड़ान भरते हैं, जिनमें बैंड के लोग शामिल रहते हैं। यह बहुत बड़ा काम होता है। एक वर्ल्ड टूर के दौरान 8 करोड़ से भी अधिक मुनाफा मिलता है, इसलिए इतनी कोशिश का फायदा भी मिलता है। एक लिमोसिन स्टेज के पीछे आकर रुकती है। बैंड के 4 सदस्य बाहर निकलते हैं और अपने बुलाए जाने की आवाज़ का इंतजार करते हैं। उनके नाम जब पुकारे जाते हैं तो उसे सुनकर 70,000 लोग कान फाड़ देने जितना शोर करते हैं और तब उनके चेहरे पर घबराहट के साथ जोश का मिला जुला भाव होता है। स्टोन्स स्टेज पर आते हैं और अपने अपने वाद्य यंत्र उठाते हैं। अगले 2 घंटे तक वे बेहतर पेशकश करते हैं, जिससे उनके चाहने वालों की भीड़ खुश और संतुष्ट होकर घर जाती है। आखिरी पेशकश के बाद वे हाथ हिलाकर गुड बाय कहते हैं, फिर इंतजार कर रहे लेमोसिन में बैठते हैं और स्टेडियम को छोड़ देते हैं। प्राथमिकता से ध्यान लगाने की आदत में उन्हें महारत हासिल है। इसका मतलब है कि वे केवल वही करते हैं जिसमें शानदार हैं, रिकॉर्डिंग और स्टेज पर पेशकश बस। इस पर गौर कीजिए। शुरुआती योजना बनाने के बाद वे उपकरणों को ले जाने, यात्रा के उलझाव ब्यौरे, स्टेज बनाने या सैकड़ों अन्य कामों में शामिल नहीं होते थे, जिन्हें दौरे को सुचारू बनाने के लिए करना पड़ता था, और आखिर में वे फायदेमंद साबित होते थे। अन्य कुशल लोग विस्तार से सारी बातों को देखते थे। स्टोन्स बस उसी पर ध्यान लगाते थे जिसे वे सबसे अच्छा कर सकते थे, और वो था गाना एवं परफॉर्म करना। प्रिय पाठक, यहाँ आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त संदेश है, और वह ये रहा: आपका ध्यान जब ज़्यादातर उन कामों पर समय और ऊर्जा खर्च करने पर लगता है जिनमें आप वास्तव में शानदार हैं, तो आखिरकार आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यह एक बुनियादी सच है और यह भविष्य में आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। चलिए कुछ अन्य उदाहरणों पर नज़र डालते हैं। खेल एक अच्छा उदाहरण है। हर चैंपियन एथलीट अपनी अनोखी प्रतिभा पर फोकस करता या करती है, और अपने प्रदर्शन को बेहतर करते जाने के लिए वे लगातार अपने आप में सुधार लाते रहते हैं। आप चाहे किसी भी खेल को चुन लें, सारे बड़े विजेताओं में एक बात समान होती है: वे अपना अधिकांश समय अपनी ताकत पर फोकस करने में लगाते हैं, उन चीज़ों पर जिनमें वे स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। वे अनुत्पादक गतिविधियों पर समय ना के बराबर बर्बाद करते हैं, और वे अभ्यास, अभ्यास एवं अभ्यास करते हैं, जो अक्सर हर दिन कई घंटे तक उनके कौशल को बढ़ाने के लिए चलता रहता है। लेब्रॉन जेम्स NBA में 9,000 पॉइंट्स बनाने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने पेशेवर कैरियर में कई अवार्ड प्राप्त किए हैं। लेब्रॉन हर दिन सैकड़ों जंप शॉट लगाते हैं, जो उनका रूटीन है। बार्सिलोना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, अपने ड्रिबलिंग तकनीक का अभ्यास निरंतर करते हैं। उनकी लंबाई कम है, लेकिन उन्होंने अपनी तकनीक को इतना परफेक्ट बना लिया है कि आपको लगेगा जैसे वो जब दौड़ते हैं तो गेंद उनके पैरों से चिपक गई है। जब गोल दागने का मौका आता है तो जरा सा मौका मिलते ही वह उस काम को कर जाते हैं, और वह एकदम आसान सा दिखता है। 24 साल की उम्र में उन्होंने सारे प्रमुख क्लब ट्रॉफी जीती, और उन्हें लगातार 3 वर्षों तक वर्ल्ड फुटबॉलर वोट किया गया था। स्वाभाविक उत्कृष्टता और हर दिन लगातार अपने कौशल को तराशने का अनुशासन इन सुपरस्टार एथलीटों को दूसरों से अलग करता है। इस पर गौर कीजिए कि कैसे ये चोटी के खिलाड़ी अपने कमजोरियों पर बेहद कम समय खर्च करते हैं। हमारे स्कूल की कई प्रणालियाँ इनसे सीख सकती हैं। अक्सर बच्चों से कहा जाता है कि उन्हें कमज़ोर विषयों पर ध्यान देना चाहिए और उन पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए जिनमें वे अच्छे हैं। इसके पीछे तर्क ये होता है कि कुछ एक विषय पर ध्यान देने के बजाय अनेक विषयों में क्षमता का स्तर व्यापक बनाया जाए। गलत। जैसा कि बिजनेस कोच डैन सुलिवान कहते हैं, यदि आप अपनी कमजोरियों पर ज़रूरत से ज़्यादा समय खर्च करेंगे तो आखिर में आपको ढेर सारी मजबूत कमजोरियां मिलेंगी। इससे आपको बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या पद नहीं मिलेगा जिससे आप दौलतमंद हो जाएं। ये बस आपको औसत बनाए रखता है।
दरअसल छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा करने की सीख आपकी निष्ठा का घोर अपमान है। ये जरूरी है कि आपकी उत्कृष्टता के क्षेत्रों को आपकी कमजोरियों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाए। आप शायद कई चीज़ों में अच्छे, यहाँ तक कि बहुत में बेहतरीन हैं। दूसरों में आप सक्षम हैं, और अगर आप ईमानदार हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करने में आप पूरी तरह से बेकार हैं। 1 से 10 के पैमाने पर आप अपनी सभी प्रकार की प्रतिभा को रख सकते हैं, जिनमें से एक सबसे कमज़ोर और 10 आपकी सबसे बेहतरीन प्रतिभा होगी। आपके जीवन के सारे बड़े इनाम आपको उन क्षेत्रों में आपकी ओर से पर्याप्त समय खर्च करने पर मिलेंगे जिनमें प्रतिभा के पैमाने पर आपका स्कोर 10 है। अपनी उत्कृष्टता के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए अपने आप से कुछ सवाल कीजिए। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना खूब पढ़े या तैयारी के आराम से कर सकते हैं? और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरे लोगों को मुश्किल लगता है? वे आपकी क्षमता को बस देखते रह जाते हैं और मुकाबला करने पर उसके करीब भी नहीं आ सकते। आपकी उत्कृष्टता के क्षेत्र के लिए आज के बाजार में किस प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं? अपने अनोखे हुनर का उपयोग कर आप किसी चीज़ को बना सकते हैं। अपने उत्कृष्टता की खोज कीजिए। हम सभी को ईश्वर की ओर से प्रतिभाओं का आशीर्वाद मिला है। आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस खोज में निकल जाता है कि वे क्या है, और फिर आप इनका उपयोग अपनी भरपूर क्षमता के साथ करते हैं। कुछ लोग कभी भी समझ नहीं पाते कि वास्तव में उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा क्या है। इसका परिणाम उनके असंतुष्ट जीवन के रूप में सामने आता है। इस प्रकार के लोग संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि वे अपना ज़्यादातर समय ऐसी नौकरी या व्यवसाय में खर्च कर देते हैं जो उनकी क्षमताओं के अनुकूल नहीं होते। यह वैसा ही होता है जैसे किसी गोल सुराख में वर्गाकार टुकड़े को बलपूर्वक डाला जाए। ये कारगर नहीं होता और इससे काफ़ी तनाव और हताशा झेलनी पड़ती है। कुछ अन्य लोगों के मामले में खोज की इस प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं, तब जाकर उन्हें अपनी उत्कृष्टता का पता चलता है। गॉड वाइब इस वर्ग में पूरी तरह फिट बैठते हैं। वर्ष 1977 में गॉड ने मैनिटोबा के विनिपेग में रेल यार्ड की अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू करने के लिए पश्चिम का रुख कर लिया। उस समय तक वो अपनी सच्ची प्रतिभा और क्षमताओं की खोज नहीं कर सके थे। 58 वर्ष की आयु में गॉड एक राष्ट्रीय निर्माण व्यवसाय में प्रमुख शेयरधारक हैं, जिसका राजस्व पिछले साल 19 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था। आखिर ये आश्चर्यजनक कायाकल्प कैसे हुआ? पहली बात, यह उनके चाचा हैरी के सहयोग और उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए अवसर से हुआ, जो एक महान गुरु थे। वो खिड़की के व्यवसाय में कई वर्षों से काम कर रहे थे। हैरी एक जोशीले उद्यमी थे और उन्होंने अपनी ही आवासीय खिड़की बनाने वाली कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उस समय गॉड 20-21 वर्ष के थे और उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय में उनका प्रशिक्षण नाम मात्र का भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बेचने के कुछ कौशल सीखे और उन्हें दक्षिणी अल्बर्टा में सफ़र करना, लोगों से आमने सामने जाकर बात करना अच्छा लगता था। कंपनी फलने फूलने लगी। हालांकि कारोबार की शुरुआती योजना काफ़ी हद तक भाग्य भरोसे ही चल रही थी। फिर भी जैसा कि युवा गार्ड ने कहा, शौक गति को तय करता है और गति से बिक्री बढ़ती है। इसके साथ ही सबसे पहले ग्राहक के फोकस ने प्रसन्न ग्राहकों का एक मजबूत आधार तैयार किया। एक प्रगतिशील और प्रतिभावान वाइस प्रेसिडेंट की बहाली के साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसे उन्होंने जीवन के हिस्से के तौर पर देखा। अब उनके भीतर एक आकर्षण पैदा हो रहा था, जिसके चलते वो चाहते थे कि उनकी नई नवेली कंपनी अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को खरीद ले, जिसने वर्षों तक खिड़की के व्यवसाय पर अपना एकाधिकार जमा रखा था। ये लड़ाई जारी थी और गॉड को चुनौती से खेलने में आनंद आ रहा था। उनकी सच्ची प्रतिभा अब सामने आ रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस खोले गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखे गए और एक नया हल्का वाणिज्यिक विभाग बनाया गया जो उनके आवासीय व्यवसाय की ज़रूरत को पूरा कर सके। प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए अनोखी तकनीक का उपयोग करने वाली कंपनी ऑल वेदर विंडोज़ अब अपने क्षेत्र की बड़ी कंपनी बन चुकी थी। रेल की पटरी के जीवन को बहुत पीछे छोड़ चुके गॉड वाइब कहते हैं कि 3 प्रमुख मूल्यों का उनकी सफलता में सबसे अधिक योगदान है। पहला, ईश्वर में अगाध आस्था। दूसरा, इस व्यवसाय के प्रति लगातार जारी आकर्षण। तीसरा, इसके साथ खड़े रहने के प्रति पूरा संकल्प, चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए, जैसा कि हर व्यवसाय के साथ होता है। 1000 से भी अधिक लोगों की अपनी टीम और इस तट से उस तट तक ऑफिस के साथ
सही लोगों को नौकरी पर रखना एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गई। नौकरी पर रखते समय जो पहली बात हम देखते हैं वह है, क्या इस व्यक्ति में उस काम के प्रति उत्साह है जिसे वे कर रहे हैं। आपको तुरंत पता चल जाता है किसी में उत्साह है या नहीं। उद्योग जगत में 34 वर्ष बाद भी गॉड वाइब को जो बात उत्साहित करती है वह है इस व्यवसाय को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपना। बेशक उन्हें गुरु की भूमिका निभाने में आनंद आ रहा है जब उनके पास वह जानकारी है जिससे उनके प्यारे चाचा ने कभी उनके जीवन को बदल डाला था जब उन्हें उसकी सख्त जरूरत थी, और इस प्रक्रिया में वो इस खोज को पूरा कर सके कि अपने भीतर की प्रतिभा को कैसे सामने लाया जाए जो बरसों से उनके पास ही थी। उन्हें बस एक अवसर की जरूरत थी जब उसे सामने ला सके। क्या आप अपनी ताकत और शौक को उस काम के साथ जोड़ते हैं जिसे आप कर रहे हैं? इससे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने की स्थिति पैदा होती है। इसे अपने हर दिन की योजना का हिस्सा बनाइए और आपको अपनी उत्पादकता एवं आय में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखेगी। हमारे पास इसे आपके लिए आसान बनाने का एक व्यावहारिक तरीका है और यह आपकी अनोखी प्रतिभा को भी स्पष्ट कर देगा। इसे प्राथमिकता ध्यान कार्यशाला कहते हैं और इसे आगे विस्तार से बताया गया है। आपको इस बारे में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपके चिर परिचित सप्ताह के दौरान क्या चल रहा होता है। आमतौर पर सच का यह सामना कई रहस्य खोल देता है। मूल रूप से एक विशेष सप्ताह के दौरान आप जो कुछ भी करते हैं उन सभी की एक सूची बना लें। अधिकांश लोग जब अपने कुल काम को जोड़ते हैं तो उनका स्कोर 10 और 20 के बीच होता है। हमारे एक क्लाइंट ने 79 का स्कोर बना लिया। ये समझने के लिए किसी जीनियस के दिमाग की जरूरत नहीं है कि आप हर हफ्ते 79 काम कर लें और सही मायने में ध्यान को एकाग्र रख सकें। यहाँ तक कि 20 काम भी कुछ ज़्यादा ही हैं। आप चारों तरफ भागते फिरेंगे और बार बार दखल व ध्यान भंग होने की समस्या आएगी। कई लोग तो ये देखकर सदमे में आ जाते हैं कि उनके सप्ताह का काफ़ी हिस्सा बिखरा हुआ था। हमें अक्सर हालात खराब हो गई, कुछ भी काबू में नहीं और बुरी तरह थक गया हूँ जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। हालांकि इस अध्याय के आखिर में प्राथमिकता ध्यान कार्यशाला को पूरा करना शुरुआत का अच्छा बिंदु हो सकता है। कम से कम आप यह तो जान ही जाएंगे कि आपका समय वास्तव में कहाँ जाता है। इस कार्यशाला को पूरा करने के बाद अगला कदम उन 3 कामों की सूची बनाने का है जिन्हें अपने व्यवसाय में करने में आप बेहतरीन हैं। बेहतरीन हो रही की परिभाषा याद है ना? ये ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से करते हैं, जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है और जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे अच्छे नतीजे तथा आय को सुनिश्चित करते हैं। वैसे भी अगर आप आमदनी से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं तो फिर कौन है? क्या वे इसमें बेहतरीन काम कर रहे हैं? यदि नहीं तो भविष्य में आपको कुछ बड़े फैसले करने होंगे। ये कभी मत भूलिए कि राजस्व बिक्री से आता है। अब यहाँ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, किसी विशेष सप्ताह में आप अपनी बेहतरीन गतिविधियों में कितने प्रतिशत समय खर्च करते हैं? सच सच बताइएगा। अक्सर उत्तर 15 से 25% होता है। अगर आपके समय का 60 से 70% हिस्सा भी फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है तब भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। अगर आप इसे सुधार कर 80 या 90% कर दें तो याद रखिए, आपकी वास्तविक आय समय की उस मात्रा से सीधे जुड़ी है जिसे आप अपने उत्कृष्ट क्षेत्र पर खर्च करते हैं। अपने प्राकृतिक उपहारों का अधिकतम उपयोग करें, वे भविष्य में आपकी सफलता के उत्प्रेरक हैं। अगला चरण अपने साप्ताहिक गतिविधियों की सूची पर गौर करना और 3 चीज़ों को चुनना है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता या उससे बचना चाहते हैं अथवा अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। इसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आपकी कुछ कमजोरियां हैं। यहाँ सबसे सामान्य उत्तर कागजी काम, हिसाब पुस्तक रखना, मुलाकात तय करना या काम करवाने के लिए फ़ोन करना जैसे होते हैं। किसी परियोजना को पूरा करने के लिए जितनी छोटी छोटी जानकारियाँ की ज़रूरत होती है वे सूची में मिलती हैं। बेशक इन्हें करने की ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ही करें। क्या आपने गौर किया है कि इन गतिविधियों से आपकी ऊर्जा बढ़ने के बजाय कैसे कम हो जाती है? यदि यह बात आपके लिए सच है तो जाग जाइए। आप जिस काम को नापसंद करते हैं उन्हें करते जाएंगे तो आपको अपने आप को यह याद दिलाना होगा कि यह व्यर्थ है। जैसा कि विख्यात वक्ता रोजिटा पेरेज ने कहा था, जब घोड़ा मर जाए तो उतर जाओ, खुद पर चाबुक चलाना बंद कीजिए, बेहतर विकल्प मौजूद हैं। आप नवीन हैं या प्रवीण? इस बात पर विचार करने का यह अच्छा समय है। क्यों आप कुछ चीज़ों को करना पसंद करते हैं जबकि दूसरों को नहीं करते? अपने आप से पूछिए, मैं नवीन हूँ या प्रवीण? आप शायद दोनों को ही कुछ हद तक करते हैं लेकिन आप किसी ज़्यादा करते हैं। यदि आप शुरुआत करने वाले हैं तो नई परियोजनाएं, उत्पादों और विचारों को बनाना अच्छा लगता है।
जिससे चीज़ें अच्छी तरह काम करती है। शुरुआत करने वालों के साथ समस्या ये होती है कि वे काम को पूरा करने में बहुत अच्छे नहीं होते। क्या हमने इन सारी छोटी-छोटी बातों के बारे में पहले बात की है? ये शुरुआत करने वालों के लिए उबाऊ होती है। अधिकांश उद्यमी बेहतरीन शुरुआत करने वाले होते हैं, लेकिन एक बार उनका काम चल पड़ा तो वे उसे छोड़ देते हैं और कुछ नया करने लगते हैं, और अक्सर जिसे वे पीछे छोड़ जाते हैं वह कूड़ा हो जाता है। उसकी सफाई के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें प्रवीण कहते हैं। जो प्रवीण होते हैं उन्हें परियोजनाओं को पूरा करने में आनंद आता है। अक्सर वे उस परियोजना को शुरू करने में अच्छे नहीं होते, नवीन उसे बेहतरीन ढंग से करते हैं। फिर भी वे किए जाने वाले काम को संगठित करने और उसे सुनिश्चित करने में शानदार होते हैं कि विस्तृत बातों पर अमल कुशलता से किया जाए। इसलिए अपने आप को पहचानिए। ये जानिए कि आपकी ऐसी कौन सी प्राकृतिक बातें हैं जो वास्तव में सहायक हैं। यदि आप नवीन हैं तो उस अपराध बोध को छोड़ सकते हैं कि आपने कभी चीज़ों को पूरा नहीं किया। यहाँ वो मूल तंत्र है। व्यापक बातों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन प्रवीण व्यक्ति को ढूंढिए, और इस बीच आप कई परियोजनाओं को शुरू तथा पूरा कर सकेंगे। चलिए आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। आप जिस पुस्तक को अभी पढ़ रहे हैं वह एक विचार के रूप में शुरू भी थी। पुस्तक को लिखना, अध्यायों को बांटना, सामग्री को बढ़ाना और सारी चीज़ों को सुगम बनाना अनिवार्य रूप से किसी शुरुआत करने वाले का काम है। तीनों सह लेखकों में से हर एक ने इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। हालांकि किसी उत्पाद को तैयार करने में संपादन, प्रकाशन और वितरण के चैनल बनाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो काम पूरा करने में दक्ष होते हैं। उनके बिना मूल लेख वर्षों तक कहीं धूल खाता रहेगा। इसलिए यहाँ वो अगला प्रश्न आता है जिस पर विचार करना होगा। आपको जिस काम को पूरा करने में आनंद नहीं आता उसे कौन पूरा करेगा? उदाहरण के लिए, आपको हिसाब पुस्तक लिखने में आनंद नहीं आता तो एक बेहतरीन बही खाता लिखने वाला रख लीजिए। अगर आपको मुलाकातें तय करने में आनंद नहीं आता तो एक अनुभवी सहायक आपकी मदद कर सकता है। आपको बेचना अच्छा नहीं लगता या लोगों को प्रेरित करना अच्छा नहीं लगता तो शायद आपको एक अच्छी सेल्स मैनेजर चाहिए जो हर हफ्ते सेल्स टीम की भर्ती, प्रशिक्षण और उनके नतीजों का हिसाब पुस्तक रख सके। अगर टैक्स पर समय देने से आपको हताशा होती है तो किसी शानदार टैक्स स्पेशलिस्ट की सेवाओं का उपयोग कीजिए। इससे पहले कि आप ये सोचना शुरू करें, मैं इतने लोगों के पैसे नहीं दे सकता, इनका खर्च बहुत ज़्यादा आएगा, तो फिर से सोचिए, आपको जो काम अच्छा नहीं लगता उसे दूसरों को सौंपकर आपका कितना समय बच जाएगा। या तो अपना काम दूसरों को सौंपिए या जहाँ है वहीं उलझे रहिए। आप इस मदद को कुछ चरणों में धीरे धीरे लेने की योजना बना सकते हैं, या अपना बोझ कम करने के लिए पार्ट टाइम सेवाओं की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। हमारी एक क्लाइंट जिनका घर से चलने वाला कारोबार फल फूल रहा है, उन्होंने एक अनोखा संगम ढूंढ निकाला है। उन्होंने अपने बही खाते का हिसाब रखने के लिए एक महिला को काम पर रखा जिसे वे बुधवार की सुबह बुलाती हैं। फिर वही महिला दोपहर में उनके घर की सफाई करती है। उसे दोनों काम करने में आनंद आता था और वो हमेशा बेहतरीन काम किया करती थी। इसमें उसे पैसे की बचत भी हो रही थी। आप काम के दलदल में फंस गए हैं तो मदद मांगिए। अपने जीवन में उस चीज को जाने देना सीखिए। यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपका व्यवसाय फैल रहा है और कंपनी में आपकी भूमिका ऐसी है कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो बढ़े हुए काम के बोझ से निपटने का एक शानदार तरीका निजी सहायक को बहाल करना है। यदि आपको सही व्यक्ति मिल गया तो आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा, इसकी गारंटी है। इसलिए इस महत्वपूर्ण रणनीति पर करीब से गौर करते हैं। पहले तो एक निजी सहायक कोई रिसेप्शनिस्ट, सेक्रेटरी या ऐसा नहीं होता जिससे आप 2 या 3 लोगों से काम करवाते हैं। एक सही निजी सहायक वो होता है जो पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो। वो पुरुष या स्त्री उन कामों को करने में बेहतरीन होता या होती है जिन्हें आप पसंद नहीं करते, या आपको उन्हें करना ही नहीं चाहिए। इस व्यक्ति की मुख्य भूमिका आपको सभी प्रकार के दुनियावी कामों और चीज़ों से मुक्त करना है जो आपको पूरे सप्ताह उलझाए रखते हैं। उनकी भूमिका आपको सुरक्षित रखने की है ताकि आप पूरी तरह से सबसे बेहतरीन कामों पर ध्यान लगा सकें। इस महत्वपूर्ण व्यक्ति का सावधानी से चुनाव आपके भविष्य की सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है। सही व्यक्ति को चुनिए और आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। आपके तनाव का स्तर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आप काफ़ी मज़े में काम कर सकेंगे। गलत आदमी को चुनिए और देखिए कैसे आप अपनी मौजूदा समस्याओं को और भी गंभीर बना लेते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले एक सूची तैयार कीजिए
जिसमें ऐसे सारे कामों को लिखिए जिनके लिए आप अपने सहायक को 100% जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। इनमें से ज़्यादातर गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपनी साप्ताहिक सूची से हटाना चाहते हैं। आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो 3 सबसे अच्छे आवेदकों की व्यक्तिगत प्रोफाइल का पूरा मूल्यांकन कीजिए। बाजार में कई अच्छे प्रोफाइल मूल्यांकन उपलब्ध हैं। इससे पहले कि आप चयन के अपने अभियान को शुरू करें, आप आदर्श उम्मीदवार की प्रोफाइल बना सकते हैं। अपने सबसे अच्छे 3 इंटरव्यू पर प्रोफाइल को चलाइए और उनकी तुलना आदर्श उम्मीदवार प्रोफाइल से कीजिए। आमतौर पर जो व्यक्ति आपके आदर्श प्रोफाइल के सबसे करीब होता है, वो सबसे अच्छा काम करता है। बेशक आप अन्य कारकों जैसे सोच, ईमानदारी, निष्ठा, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और अन्य चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने जैसे ही किसी का चुनाव ना कर लें। याद रखिए, आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति आपके कौशल की कमी को पूरा करे। आपकी ही तरह की पसंद और नापसंद वाले को नौकरी पर रखना शायद बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो नोट करने लायक हैं। यदि आप सब कुछ नियंत्रण में रखने वाले हैं, जो आसानी से चीज़ों को नहीं जाने देते, तो यह अनिवार्य है कि आप अपने निजी सहायक के आगे समर्पण कर दें। इससे पहले कि आप समर्पण शब्द से भयभीत हों, थोड़ा करीब से देखिए। नियंत्रकों की एक विशेष मनोदशा होती है जो कहती है कि इस काम को उनके जितना अच्छा कोई नहीं कर सकता है। यह बात सही हो सकती है, पर आपका सहायक यदि इनमें से 75% काम भी शुरुआत में उतनी ही अच्छी तरह से कर दे, तो हर हफ्ते उचित प्रशिक्षण और अच्छे संवाद के साथ आपका अच्छी तरह चुना गया सहायक उन कामों को आपके जितना ही अच्छी तरह करने लगेगा और उनमें से कई में आपको पीछे छोड़ देगा। इसलिए पूर्ण नियंत्रण करना छोड़ दीजिए। ये आपको पीछे रोक कर रखता है। खुशी खुशी किसी ऐसे के प्रति समर्पण कर दीजिए जिसमें बेहतर संगठन क्षमता और विस्तार से जानकारी का शौक हो। अगर कहीं आप अब भी इस धारणा के साथ चिपके हैं कि आप सारे काम खुद ही कर लेंगे, तो अपने आप से पूछिए, मेरे हर घंटे की कीमत क्या है? यदि आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, तो अब कीजिए। नीचे के चार्ट को देखिए, वास्तव में आपकी कीमत क्या है? आपकी आय मान लीजिए $50,000 है, तो आपकी आय प्रति घंटा $25। आपकी आय $60,000 है, तो आपका प्रति घंटा $30। आपकी आय $1,40,000 है, तो आय प्रति घंटा $70। आपकी आय $1,50,000 है, तो प्रति घंटा आपकी आय होती है $75। इसी तरह करके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं 1 मिलियन तक, जिसमें आपकी आय $500 होती है। उम्मीद है आपके डॉलर का आंकड़ा अधिक होगा, तो फिर आप काम आय वाले काम करने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? छोड़ दीजिए उन्हें। निजी सहायकों पर आखिरी टिप्पणी। यह पूर्णतः अनिवार्य है कि आप हर दिन अपने समय को निर्धारित करें या सप्ताह में कम से कम एक बार अपने एजेंडे पर अपने निजी सहायक से बात करें। बात करें, बात करें, बात करें। इस प्रकार के बेहतरीन और दमदार रिश्ते टूटते हैं, तो इसकी वजह सिर्फ संवाद की कमी होती है। आपकी सहायक को यह मालूम होना चाहिए कि आप अपना समय किस पर खर्च करना चाहते हैं। साथ ही अपने नए पार्टनर को अपनी व्यवस्था को सीखने का सही समय दें। उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बता दीजिए जिनके साथ आप समय बिताना चाहेंगे। अपने सहायक के साथ छटाई का तरीका बनाइए जिससे कि आप सारे संभावित विकर्षणों और खलल से बच सकें और जो सबसे अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान लगा सकें। सारी जानकारी और प्रतिक्रिया को खुले मन से स्वीकार करें। अक्सर आपका सहायक आपके ऑफिस की व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के इंतजाम करेगा। यदि ऐसा होता है तो खुशी मनाइए, आपको एक सच्चा विजेता मिल गया है। चलिए आप इस पर विचार करें कि आप अपने निजी जीवन में प्राथमिक ध्यान की आदत को कैसे लागू कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास परिवार या दोस्तों के साथ आराम करने या फिर किसी विशेष हॉबी अथवा खेल के लिए अधिक समय हो। आप चाहे कहीं भी रहते हो, घर को फर्स्ट क्लास हालत में रखने के लिए देख रेख की जरूरत पड़ती है। यदि आपके बच्चे हैं तो समस्या 3 या 4 गुना बढ़ जाती है और ये उनकी उम्र तथा तोड़फोड़ करने की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी विशेष सप्ताह में जितना समय खाना पकाने और सफाई करने, धुलाई, चीज़ें सही करने, घास काटने, कार की सर्विसिंग, छोटे मोटे काम वगैरह में लगता है, उस पर विचार कीजिए। क्या आपने गौर किया है कि इनका कोई अंत नहीं? इस तरह की गतिविधियां निरंतर रूप से चलती रहती हैं। ये जीवन में चलती रहने वाली चीज़ें हैं। अपने मूड के अनुसार आप इनका आनंद उठाते हैं, सहते हैं या कोसते हैं। यदि आपको इन्हें कम से कम करने या उससे भी कहीं अच्छा हो कि समाप्त करने का कोई तरीका मिल जाए, तो
आपको कैसा लगेगा? मुक्त, अधिक सुकून में, और जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें करने में आनंद आएगा बिल्कुल। अगले कुछ मिनटों में आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए नए तरीके की सोच, कुछ हद तक विश्वास की एक छलांग जरूरी हो सकती है। हालांकि शुरुआती खर्च की बजाय इनाम और लाभ पर ध्यान दीजिए। वे आपकी ओर से किए गए किसी भी निवेश पर कहीं ज़्यादा भारी पड़ेंगे। इसे सरल शब्दों में कहें तो यदि आप अपना समय खाली रखना चाहते हैं तो मदद लीजिए। हर तरह की अच्छी मदद उपलब्ध है। आप ज़्यादातर जैसी मदद चाहते हैं वो पार्ट टाइम होगी। उदाहरण के लिए हफ्ते में एक बार या हर 2 हफ्ते में एक बार घर की सफाई के लिए किसी को काम पर रख लीजिए। लेस, मेरी पत्नी फ्रेंड को लगता है कि मैं प्लम्बर हूँ। अगर किचन का नल ठीक करना हो तो मुझसे उसे ठीक करने के लिए कह देती। 2 घंटे के बाद पूरा फर्श पानी पानी हो जाता, पाइप के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते और ऐसी भाषा निकलती थी जिसे इस पुस्तक में प्रकाशित करना सही नहीं होगा। और तब उसे लगता था उसने गलती कर दी। अब हम इसके लिए उन लोगों को बुलाते हैं जो इन कामों को अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें काम के बदले पैसे दे देते हैं। क्या आपके पड़ोस में कोई हरफन उस्ताद है जो आधा रिटायर्ड हो और उसे चीज़ें दुरुस्त करना पसंद हो? कई अनुभवी बुजुर्गों में गजब का कौशल होता है और वे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए छोटे छोटे पार्ट टाइम की काम की तलाश करते रहते हैं। इन कामों से उन्हें संतुष्टि मिलती है। आमतौर पर पैसा उनकी प्राथमिक जरूरत नहीं होता। घर की ऐसी चीज़ों की सूची बना लीजिए जिनकी सर्विसिंग, मरम्मत या सुधार की जरूरी है। आप जानते हैं ऐसे सारे काम कभी नहीं हो पाते क्योंकि आपके पास समय नहीं होता। अपना तनाव दूर कीजिए और किसी को काम पर रख लीजिए। कोई दूसरा अपने कौशल का उपयोग कर सके, इसके लिए आप एक योगदान करेंगे और आप हताशा भरे कई घंटे के समय को समाप्त कर सकते हैं जिन्हें आप ऐसे कामों को निपटाने में खर्च करते हैं जिन्हें आप नहीं जानते और जिनके लिए आपके पास औजार तक नहीं है। शायद आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और हरफन का उस्ताद नहीं बनना था। घर के बाहर के काम कौन करेगा? घास काटना, खरपतवार निकालना, पौधों और झाड़ियों को पानी देना, घास फूस हटाना। यहाँ आपके सामने बहुत बड़ा अवसर है। अपने आस पड़ोस में तलाश कीजिए। किसी ऐसे होशियार लड़के या लड़की का पता लगाइए जो थोड़े पैसे कमाना चाहता या चाहती है ताकि वो नई बाइक, वीडियो गेम या एकदम नया आईपैड खरीद सके। आम धारणा के विपरीत ऐसे कई युवा हैं जो कड़े मेहनत करते हैं और अच्छा काम करते हैं। ऐसे किसी को ढूंढिए। आप उन्हें अच्छा काम करने का अवसर दे रहे हैं और कंजूस मत बनिए। अच्छा काम अच्छी कीमत का हकदार होता है। अगर आप मानसिक तौर पर इस विचार को रोक रहे हैं तो फिर से सोचिए। सोचिए आपके पास कितना अतिरिक्त समय होगा। आप उन कीमती घंटों को अपने सबसे अच्छे पैसे कमाने के समय में लगा सकेंगे या आराम करने तथा अपने परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताकर तरोताजा होने में लगा सकेंगे। शायद सप्ताह भर के काम से मिली यह नई आज़ादी आपको उस हॉबी को आगे बढ़ाने का समय दे जाए जिसे आप अक्सर करना चाहते थे, या खेल का लुत्फ उठाने का मौका मिल जाए। और कृपया ऐसा बिना अपराध बोध की भावना के साथ कीजिए। वैसे भी आपको छुट्टी तो मिलनी चाहिए, है कि नहीं? याद रखिए, हर सप्ताह आपके पास उतना ही समय रहता है। जीवन तब और आनंद उठाने के लायक बनता है जब आप एक उच्च स्तर के दक्ष, कम खर्च वाले कार्यक्रम के अनुसार चलते हैं। अब अगर आपको इनमें से घर के कुछ कामों को करने में आनंद आता है और आपको यह बात ईमानदारी से कहनी होगी तो उन्हें कीजिए, लेकिन तभी जब यह आपको सच में आराम देता है या संतुष्टि का एहसास कराता है। 4D सॉल्यूशन। यह बेहद जरूरी है कि आप तथाकथित अति आवश्यक कामों को अपनी पहली महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं से सही ढंग से अलग करें। अपने दफ्तर में हर दिन अफरा तफरी का माहौल बनाए रखना। समय का प्रबंधन करने में एक्सपर्ट हेराल्ड टेलर के अनुसार अति आवश्यक के जुल्म के आगे हथियार डालना है। इसका मतलब है कि जब भी किसी टेलीफोन की घंटी बजती है तो आप उछल पड़ते हैं। आपके कंप्यूटर पर जब कोई ईमेल दिखता है तो आप उस अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, भले उसका जवाब तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। इनकी बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दीजिए। जब भी किसी काम को करने या नहीं करने का विकल्प चुनना हो तो 4D फार्मूले की मदद से अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। आप 4 विकल्पों में से चुन सकते हैं। पहला, उसे छोड़ दें। ये कहना सीखिए, नहीं मैं इसे नहीं करूंगा, अड़िग रहिए। दूसरा, दूसरे को सौंप दें। ये ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना है लेकिन आप वह व्यक्ति नहीं जो उसे करेगा। उसे बिना किसी पछतावे या अपराध बोध के किसी और को सौंप दीजिए। बस इतना पूछिए, इसे और कौन कर सकता है। तीसरा, टाल दीजिए।
ये ऐसे काम होते हैं जिन्हें आपको करना है, लेकिन तुरंत नहीं, उन्हें उचित ढंग से टाला जा सकता है। आगे की किसी तारीख पर ऐसे काम के लिए विशेष समय निर्धारित करें। चौथा, कर डालिए। अब कर डालिए। महत्वपूर्ण कामों पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसलिए आज ही शुरू हो जाइए। आगे बढ़िए और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत कीजिए। कोई बहाने मत बनाइए। याद रखिए, यदि आप तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप उन सारे खतरनाक परिणामों को भुगतेंगे। ये ठीक नहीं है। नहीं की शक्ति। ध्यानमग्न रहने के लिए एक निश्चित दैनिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब होता है, जिन कार्यों पर हर दिन समय खर्च करने का लक्ष्य बनाते हैं, उनके प्रति ज़्यादा सजग रहना, अपने ध्यान से भटकना नहीं और बीच बीच में स्वयं से यह प्रश्न करना, क्या अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कई बातों में नहीं कहना भी है। 3 क्षेत्र हैं जिनकी समीक्षा की जानी चाहिए। पहला, आप स्वयं। हर दिन की सबसे बड़ी लड़ाई आपके सामने कानों के बीच चल रही होती है। हम अपने आप को लगातार परिस्थितियों के भीतर और बाहर देखते हैं। इसे बंद कर दीजिए। आपके दिमाग के कोने की वो हल्की सी नकारात्मक आवाज़ ध्यान खींचती है और आपकी सोच के मुख्य हिस्से में आना चाहती है, तो थोड़ा ठहर जाइए। तुरंत अपने आप से सख्त लहजे में बात कीजिए। अपनी प्राथमिकताओं पर अटल रहने के लाभ एवं पुरस्कार पर ध्यान लगाइए और अपने आप को याद दिलाइए कि ऐसा नहीं करने पर कैसे नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दूसरा, दूसरे लोग। विभिन्न प्रकार के दूसरे लोग आपके ध्यान को भंग करना चाहेंगे। कभी कभी वे आपके ऑफिस में गप लड़ाने के लिए घुस आएंगे, क्योंकि आप अपना दरवाज़ा खुला रखने की नीति अपनाते हैं। इसे इस तरह ठीक कीजिए। अपनी नीति बदल डालिए। अपने दरवाजे दिन के उस हिस्से के लिए बंद कर दीजिए जब आप अकेला छोड़ दिया जाना चाहते हैं, ताकि अगली बड़ी परियोजना पर ध्यान लगा सकें। अगर यह कारगर नहीं होता तो आप एक संदेश लगा सकते हैं जो कहता है, काम में खलल पैदा ना करें, अनावश्यक परिवेश पर निष्कासित किया जाएगा। मार्क। मैंने अपने आप को एकाग्रचित रखने के लिए एक सबसे अच्छा काम किया है कि मैं लिख लेता हूं कि मुझे क्या करना है। आपके भीतर किए जाने वाले काम को लेकर जितनी स्पष्टता रहेगी और सही मायने में आप जितना समर्पित रहेंगे, आप उतना ही अधिक ध्यानमग्न होंगे। मुझे लगता है कि ईश्वर इन सारे अच्छे, बेहद दिलचस्प, रोमांचक रूप से प्रासंगिक विकर्षणों को केवल यह देखने के लिए भेजता है कि हम अपने उद्देश्य में जुटे हैं या नहीं, जिसे मैं शौक से उद्देश्य में भिड़े रहना कहता हूँ। लेकिन आप हर किसी की बात सुनकर इस तरह का प्रयास नहीं कर सकते। मैं ज़्यादातर समय अभी नहीं कहकर बिताता हूँ, क्योंकि लोग मुझे डॉक्टर यस के नाम से जानते थे। मैं ज़्यादातर बैठकों को ना कहता हूँ जब तक कि वे उससे जुड़े नहीं होते जिस पर मेरा ध्यान अभी टिका हुआ है। आप एक सच्चे अवसर से जुड़े, उस जिस उद्देश्य पर भिड़े हुए हैं और जो एक चमकती व दमकती वस्तु है जो महज समय की बर्बादी है, उनके बीच अंतर करना कठिन हो सकता है। मैं इसका निर्णय इस आधार पर लेता हूं कि मेरे पास आने से पहले उन लोगों ने किस प्रकार का परिणाम हासिल किया है। दूसरे शब्दों में, मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानना चाहता हूं। उनकी उपलब्धि क्या रही है, वे बातूनी है या काम करने वाले हैं, क्या वे लगातार चीज़ें करते हैं, क्या उनकी सोच बड़ी है। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड लचर है तो मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। ऐसे कितने ही बेहद प्रतिभावान युवा हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और जब आपका धंधा मंदा पड़ जाए तो आपको एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। तीसरा, टेलीफोन। शायद आज की तारीख में सबसे कपटी घुसपैठिया है आपका पीढ़ी है। क्या यह आश्चर्य में नहीं डालता कि लोग हार्डवेयर के इस छोटे से टुकड़े को अपने दिन पर काबू करने देते हैं। अगर आपको बिना खलल के 2 घंटे का समय चाहिए तो अपने आईफोन, ब्लैकबेरी या जो कुछ भी आपकी पसंद का है उसे बंद कर दीजिए। अपने तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से कीजिए। बेशक ऐसे समय भी होते हैं जब आपका उपलब्ध होना जरूरी रहता है। अपनी मुलाकातों को किसी डॉक्टर की तरह पूर्व निर्धारित करें। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे सोमवार को, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मंगलवार को। फिर फ़ोन करने के लिए सबसे उत्पादक समय को चुनिए, जैसे सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक। अगर आपको बेहतर नतीजे चाहिए तो ऐसे समय होते हैं जब आपको बाहरी दुनिया से अलग होना पड़ता है। जब भी फ़ोन बजे तो हर बार उसे अपने आप ही उठने की आदत छोड़ दीजिए। नहीं कहिए और घर में भी इस पर नियंत्रण रखिए। समय का प्रबंधन करने में माहिर हमारे दोस्त हेराल्ड टेलर
उन दिनों की एक घटना को याद दिलाते हैं जब उन्हें बजते फ़ोन की लत थी। ये उस समय की बात है जब सेल फ़ोन लोकप्रिय नहीं थे। एक दिन वो घर पहुँचे तो फ़ोन बज रहा था। उसके बंद होने से पहले वहाँ तक पहुँचने की जल्दी में उन्होंने स्क्रीन डोर को तोड़ दिया, जिसके चलते उनके पैर में गहरी चोट लगी। इससे भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा और ये जानने के लिए कि किसका फ़ोन है, उन्होंने कई कुर्सियाँ व टेबल को इधर-उधर फेंक दिया। आखिरी रिंग से ठीक पहले उन्होंने हाँफते हुए रिसीवर उठाया और कहा, हेलो। एक विनम्र आवाज़ ने पूछा, क्या आप ग्लोब एंड मेल पढ़ते हैं? यह एक सुझाव है। इन टेली मार्केटिंग कॉल से बचने के लिए भोजन के समय अपने घर के फ़ोन बंद कर दीजिए, क्योंकि वे ज़्यादातर उस समय ही फ़ोन नहीं करते। आपका परिवार इन चिढ़ा पैदा करने वाली खलल की बजाय बातचीत के सही अवसर को ज़्यादा पसंद करेगा। बार बार के खलल को अपने मन की शांति और बेहतर भविष्य के आड़े मत आने दीजिए। आप जब ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो आपके हित में नहीं हैं, तो विचारपूर्वक अपने आप को रोक लीजिए। आज के बाद वैसे फिजूल के काम दायरे से बाहर हैं। आप अब इधर कभी नहीं जाएंगे। पुरानी आदतों से सावधान रहें जो आपको आपके फोकस से दूर ले जाती है। उदाहरण के लिए हद से ज़्यादा टीवी देखना। अगर आपको हर रात 3 घंटे तक सोफे पर लेटने की आदत है और व्यायाम के नाम पर आप रिमोट कंट्रोल के बटन दबाते हैं, तो आप इस पर गौर करना चाहेंगे। कुछ माता पिता इसके नतीजों को समझते हैं और अपने बच्चों के टीवी देखने के समय को हफ्ते के अंत में कुछ घंटे तक सीमित कर देते हैं। आप भी अपने लिए ऐसा ही क्यों नहीं करते? यहाँ आपके लिए एक चुनौती है। पूरे 1 हफ्ते तक टीवी देखना बंद कर दीजिए और देखिए आप कितने काम कर लेते हैं। आप हैरत में पड़ जाएँगे। जैक, मुझे जो सबसे बड़ा ज्ञान मिला वो था कि मैं ये समझने लगा था कि मैं इतना व्याकुल क्यों रहता था और उसके कारण ही मैं अच्छी तरह ना नहीं कह पाता था। मेरे लिए ये एहसास काफ़ी महत्व रखता था कि मैं जितनी चीज़ों को लेकर ना नहीं कहता था और फिर भी उन्हें नहीं करता था, वे मेरे लिए बोझ बन रहे थे। जैसे जिन पुस्तकों को पढ़ने का मैं वादा करता, जिन चिट्ठियों का जवाब देने का वादा करता वगैरह। मैं ये देखने का प्रयास किया कि मैं कमरे में खुद को कहाँ देखता हूँ, जहाँ कागज़ का हर टुकड़ा 2 आँखों की तरह मुझे देखकर कह रहा था, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। मुझे एहसास हुआ कि मैं साल में 20,000 आग्रहों पर ध्यान नहीं दे सकता। ये संभव भी नहीं है। अब सब कुछ काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं इससे पूरी तरह निकल पाया हूँ। लेकिन मैंने एहसास किया है कि मेरे भीतर ये इच्छा थी कि मुझे एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखा जाए। सच्चाई यह है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। मुझे किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने कई मामलों में नहीं कहना सीख लिया है तथा मेरे भीतर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें तय करने के भीतर सीमित चीज़ों पर निर्णय लेने की क्षमता आ गई है। मैं अब अपने परिवार, स्वयं, अपने स्वास्थ्य, अपनी मस्ती और अपने व्यायाम के लिए ज़्यादा समय निकालता हूँ। पहले कई महीने हो जाते थे जब मैं कसरत करता ही नहीं था, क्योंकि मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाता था और रात 11 बजे सोने जाता था और पूरे दिन बस काम ही करता रहता था। अब मैं हर सुबह कम से कम 1 घंटे व्यायाम करता हूँ। कोई जादुई फार्मूला नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जीवन में आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जादुई फार्मूले या गुप्त उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें बस जो कारगर है उस पर फोकस करना है, जबकि जो नहीं है उस पर नहीं करना है। हालांकि कई लोग गलत चीज़ों पर ध्यान देते हैं। वे लोग जो हर महीने वेतन पर निर्भर हैं, उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया है कि वित्तीय विवेक कैसे प्राप्त करें। उन्हें उन्होंने भविष्य में मजबूत पूंजी आधार प्राप्त करने के बजाय खर्च करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। कई लोग ऐसी नौकरी या कैरियर में फंस जाते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी उत्कृष्टता के क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया है। स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर भी इसी तरह की जागरूकता की कमी है। हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ये घोषित किया है कि 63% अमेरिकी पुरुष और 55% अमेरिकी महिलाएं जो 25 वर्ष से अधिक उम्र की हैं, उनका वजन जरूरत से ज़्यादा है। इसमें भी अधिक चिंता की बात यह है, 1/3 अमेरिकी वयस्क मोटापे के शिकार हैं। इसका मतलब है कि उनका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई 30 या उससे अधिक है। हालांकि बच्चे और युवा चिंता का मुख्य विषय हैं, क्योंकि 2 से 19 वर्ष के 1.25 करोड़ 17% बच्चे और युवा मोटापे के शिकार हैं। बेशक ऐसे कई लोग हैं जो ज़्यादा खाने और बहुत कम व्यायाम करने पर ध्यान देते हैं। समझने वाली बात यह है कि आपके जीवन में क्या कारगर है और क्या नहीं। इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिए। आपकी सबसे बड़ी जीत किससे होती है? आप किन बातों पर फोकस कर रहे हैं जो आपको खराब नतीजे दे रहे हैं? इसके लिए स्पष्ट रूप से सोचने की आवश्यकता है।
यदि आप तेज नतीजे और कम तनाव चाहते हैं तो अपने फोकस को बदलिए। सहज ज्ञान। इस पुस्तक के मौलिक संस्करण में हमने एक बड़ी बात कही थी कि लोग जो चाहते हैं उसे ना पाने का पहला कारण ध्यान का अभाव है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि वही बात द पावर ऑफ फोकस के संशोधित संस्कृत में ज्यों का त्यों है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। इस पर विचार कीजिए। आप जब किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो क्या आपके लिए इसे पाने की संभावना तब अधिक होती है जब आपका मन, शरीर, उत्साह और संसाधन पूरी तरह से परिणाम पर टिके होती हैं, और जब आप अस्त व्यस्त और अपने ध्यान को विभिन्न दिशाओं में बांट देते हैं। यह बताना मुश्किल नहीं, सही कहा ना। फिर भी हम ये देखते हैं कि कंपनी का नेतृत्व करने वालों का एक बड़ा हिस्सा, जिनमें सीईओ, उद्यमी, पेशेवर, प्रबंधक और सेल्स के लोग शामिल रहते हैं, हर हफ्ते अपने शीर्ष प्राथमिकताओं पर ध्यान लगाने के लिए संघर्ष करते हैं। भले ही प्रौद्योगिकी ने हमें खलल और विकर्षणों से बचाने वाले कई बेहतर समाधान दिए हैं, फिर भी हम ध्यान के निम्न स्तर पर ही जूझ रहे हैं। यदि आप इससे जूझ रहे हैं तो इस अध्याय को काफ़ी ध्यान से पढ़िए। इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण रूप से अध्याय के आखिर में दिए गए कार्रवाई के उपयुक्त कदम को पूरा करें। यदि आपको अधिक प्रमाण चाहिए तो उन लोगों और टीमों पर करीब से गौर कीजिए जो लगातार सफल हैं। फुटबॉल का खेल, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, उसमें हाल ही में इंग्लैंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्ष 2010-11 में अपना 19वां लीग खिताब जीतकर सबसे सफल टीम बन गई है। बीते कई वर्षों में उन्होंने ना जाने कितनी ट्रॉफियां जीती हैं, लेकिन ये खूबी एकदम अलग ही दिखती है, जिसे उनके विख्यात मैनेजर सर एलेक्स फार्गूसन ने बड़ी खूबसूरती से बताया है। अब अपने 70वें वर्ष में भी फर्जी में वही युवाओं जैसा उत्साह, एकाग्रता और इच्छा है जिसके साथ उन्होंने पिछले 25 वर्षों से यूनाइटेड के लिए काम किया है। वे कहते हैं, हर साल हमारा ध्यान एक ही बात पर केंद्रित रहता है, हमें ट्रॉफियां जीतनी हैं। अगले अध्याय में हम एक एक चरण कर आपको दिखाएंगे कि हम जिसे असाधारण स्पष्टता कहते हैं उसे कैसे विकसित किया जाए। आप बड़ी तस्वीर वाले लक्ष्य निर्धारण करना भी सीखेंगे। फिर हम आपको अनोखी ध्यान प्रणाली से लैस करेंगे ताकि आप उन्हें प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की रणनीतियों ने हमारे लिए बेहतरीन ढंग से काम किया है, वे आपके लिए भी उतने ही कारगर होंगे। ध्यान लगाइए और उसे आगे बढ़ाइए, या फिर बाद में पछताने का भयंकर अनुभव कीजिए। ये कहा है लेस हैबिट ने। इस पुस्तक के लास्ट में कार्रवाई के कदम हैं जिन्हें देखना चाहिए। प्राथमिक ध्यान कार्यशाला। प्राथमिक ध्यान कार्यशाला आपके समय और आपकी उत्पादकता को अधिकतम करने वाला 6 कदमों का व्यवहारिक मार्गदर्शक। क काम काम के समय सारी व्यावसायिक गतिविधियों की सूची जो आपका समय नष्ट करती है। उदाहरण के लिए फ़ोन कॉल, मीटिंग, कागजी काम, परियोजना, बिक्री, आगे की प्रक्रिया। फ़ोन कॉल और मीटिंग जैसे बड़े वर्गों को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। सब कुछ हासिल कर लीजिए, यहाँ तक कि 5 मिनट के भी काम को। विषय से संबंध स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। यदि आपके 10 से अधिक गतिविधियाँ हों तो अतिरिक्त पेपर ले लीजिए। उन 3 बातों को बताइए जिन्हें काम के दौरान आप बेहतरीन ढंग से करते हैं। उन 3 सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को बताएं जो आपके व्यवसाय के लिए आमदनी पैदा करता है। 3 सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को बताएं जिन्हें आप करना नहीं चाहते या करने में कमजोर हैं। आपके बदले इन्हें कौन कर सकता है। आप समय की खपत करने वाले किस एक गतिविधि को ना कहेंगे या उसे तुरंत दूसरे को सौंप देंगे। इन प्रश्नों के अपने उत्तर दिए, उन पर समय निकालकर विचार कीजिए, फिर कुछ व्यावहारिक निर्णय लीजिए जिनसे उस काम के लिए समय निकलेगा जिसे आप बेहतरीन ढंग से करते हैं। यहाँ पर द पावर ऑफ फोकस बुक का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वर्जन जो आएगा वो द पावर ऑफ फोकस का तीसरा वर्जन होगा, मतलब तीसरा अध्याय। इस बुक में 11 अध्याय है,